দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा अच्छा देखो हम लोग का 3 क्वेश्चंस बाकी था प्रैक्टिकल का। 9, 10, 11 ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस यही क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे कंप्लीट, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई फ्रेश टॉपिक कर पाए, क्योंकि बहुत दिन से ओवरहेड चल रहा है और लंबा टॉपिक भी था। तो ये देखो 9th वाला, ए फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सब ना मतलब एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि कैसे हम लोग इसका आंसर दे। तो बोल रहा है कि फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक फैक्ट्री में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ऐसे बोल रहा है। द पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री इज टू रिकवर द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द एंटायर फैक्ट्री। ये पूरा फैक्ट्री है, इसमें 3 डिपार्टमेंट है। ये फैक्ट्री का जो टोटल ओवरहेड होगा, ठीक है, फैक्ट्री का जो टोटल ओवरहेड होगा, ये फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, ये फैक्ट्री है। तो ये जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड होगा इंटायर फैक्ट्री का, उसका बोल रहा है कि फैक्ट्री कैसे रिकवर करवाना है, ओवरहेड को कैसे रिकवर करवाना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बाय एडॉप्टिंग ए सिंगल ब्लैंकेट रेट। अब ये क्या आया ब्लैंकेट रेट? देखो हम लोग लास्ट दिन जब ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे कि ओवरहेड का कितना सारा रेट होता है, उसमें देखो मैंने लिखवाया क्या क्या रेट होता है। अच्छा ये ना दूसरा पॉइंट, दूसरा पेज आ गया, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर तुम लोग को दिखाते हैं। मैंने लास्ट दिन जो लिखवाया था, एक सेकेंड, क्या क्या रेट होता है हम तुम लोग को दिखवाते हैं। तुम लोगों ने लिखा था, तुम लोग भी अपने कॉपी में देखो, ब्लैंकेट रेट होता है, सप्लीमेंट्री रेट होता है। ठीक है, आई थिंक ये वाला होगा। हम्म, ये देखो एंड के साइड होगा, ये रहा, ये देखो क्या क्या रेट, टाइप्स ऑफ ओवरहेड। ये तो ड्रॉ वो आ गया बीच में। ठीक है, ये ड्रॉ को हटा देते हैं अगर दिक्कत हो रहा है तो। ये देखो नॉर्मल रेट, प्री डिटरमाइंड रेट, ब्लैंकेट रेट, डिपार्टमेंटल रेट। ठीक है, तो इसमें से ब्लैंकेट रेट का इस क्वेश्चन में बात हुआ है। ठीक है, कि ये लोग अपना जो ओवरहेड रेट यूज करते हैं दैट इज ब्लैंकेट रेट। अब ब्लैंकेट रेट के बारे में थोड़ा सा याद करो। ब्लैंकेट का मतलब यहाँ पर था कवरेज। ठीक है, टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड को जब हम लोग एक सिंगल रेट से कवर अप करना चाहते हैं तो उसे हम लोग उसमें हम लोग ब्लैंकेट रेट निकालते हैं। बेसिकली एवरेज निकल के आता है। ब्लैंकेट रेट कैसे निकलता है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, जिसमें मैंने सारे एग्जांपल्स आउटपुट बेसिस पे लिया हुआ था। ठीक है, यहां पर इन्होंने बोला है देखो ब्लैंकेट रेट लेना है, तो ब्लैंकेट रेट कैसे निकलेगा? टोटल ओवरहेड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड टू टोटल फैक्ट्री वेजेस। मतलब कैसे लेना है? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या लेना है? टोटल फैक्ट्री वेजेस। मतलब बेसिस इन लोग का क्या है? फैक्ट्री वेजेस, और इसे परसेंटेज में निकाल लेना है। तो हम लोग इंटू 100 कर लेंगे, और रेट हम लोगों ने सारे ही परसेंटेज में ही निकाले थे। देखो रेट है ना, यहाँ इंटू मैंने 100 लिखा नहीं है, लेकिन बात तो मैंने रेट का ही लिखवाया है। तो रेट मतलब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये हमें बता दिया कि एक फैक्ट्री में, अभी तक हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ा वो समझना चाहिए। एक फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट है, तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और तीनों डिपार्टमेंट में जो मतलब तीनों डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड का रिकवरी रेट है वो कोई अलग अलग नहीं लिया जाएगा डिपार्टमेंट वाइज। तो फिर डिपार्टमेंटल रेट होता है, ना तो एक्चुअल वाइज लिया जाएगा ना तो प्री डिटरमाइंड वाइज। बोल रहा है कि ब्लैंकेट रेट लिया जाएगा, और उसमें बेसिस क्या लेना है? इनको बेसिस लेना है फैक्ट्री वेजेस। ये स्टोरी यहां से यहां तक हमें यही बताया है। द रिलेवेंट डेटा फॉर ए मंथ आर गिवन बिलो। अब डेटा क्या क्या दे रखा है देखो। बोल रहा है कि डिपार्टमेंट का नाम क्या क्या है? मशीन असेंबली पैकिंग। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा ये क्या है? ये बता रहा है देखो बजटेड, ये बजटेड है, ये सारे फिगर्स बजटेड है। बजटेड डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, बजटेड वेजेस का खर्चा, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर, बजटेड मशीन आवर। ठीक है, ब्लैंकेट रेट ऑन परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड टू द टोटल फैक्ट्री वेजेस द रिलेवेंट डेटा। ठीक है, ये लाइन मैंने पढ़ लिया था। और ये बजटेड बता रखा है कि इतना मटेरियल का खर्चा, इतना वेजेस का खर्चा और इतना डायरेक्ट लेबर का खर्चा हो सकता है। और एक्चुअली में कितना हुआ है? एक्चुअली में देखो ये तीनों जो डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट में एक्चुअली इतना खर्चा हुआ है, ये सोचा गया था।
बट ये सोचा था हुआ, ये सोचा था हुआ, ये सोचा था ये हुआ। अच्छा, ये भी एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल है, ये भी एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल है, ये भी एस्टिमेटेड है, ये भी एक्चुअल है, ये एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल है। ठीक है, फिर क्या बोला है, द डिटेल्स ऑफ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जॉब ड्यूरिंग द मंथ आर एज अंडर। बोल रहा है द डिटेल्स ऑफ वन, इसमें से एक जॉब का डिटेल्स हमें दिया हुआ है, डिटेल्स ऑफ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स, मतलब ऐसा कोई जॉब, यानी कि किसी कस्टमर के ऑर्डर पे कोई काम को लेने को कॉस्टिंग में जॉब बोला जाता है। जैसे तुम लोग मान लो कोई ड्रेस सिलवा रहे हो, तो टेलर को जाके जब अपने मेजरमेंट से बोलते हो मेरा ये ऐसे सिल के दीजिए, दैट इज जॉब, जॉब वर्क बोला जाता है। ठीक है, जब किसी के डिमांड पे कुछ किया जाता है तो कस्टमर के डिमांड पे, तो डिटेल्स ऑफ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ आर एज अंडर। तो एक इसी मंथ में कोई जॉब था जिसका जो है डिटेल्स हमें दिया हुआ है, जॉब नंबर CW7083, डिपार्टमेंट है मशीन असेंबली और पैकिंग, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर आवर, मशीन आवर, ऐसे करके हमें सारे डिटेल्स दे रखे। ये सब एक्चुअल है, क्योंकि ड्यूरिंग द मंथ में इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना मटेरियल का खर्चा, कितना वेजेस, कितना लेबर आवर और कितना मशीन आवर का जरूरत पड़ा, ये चीज बताया है। द फैक्ट्री एड्स 30% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड एंड प्रॉफिट। बोल रहा है कि फैक्ट्री में ऐड किया गया है 30% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, 30% फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करना है टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड एंड प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कंप्यूट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। पहले तो बोला है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करो, जो है ब्लैंकेट रेट। ठीक है, जो ब्लैंकेट रेट है जिसका बेसिस भी हमें बता दिया है। क्या बेसिस बताया है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर, क्या बताया था लेबर का हम लोग को, एक सेकेंड, लेबर का बताया था वेजेस, शायद देखना पड़ेगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, देखते हैं, भूल गए। टोटल फैक्ट्री वेजेस, हाँ ठीक है, देखो फैक्ट्री वेजेस जो है उसके बेसिस पे टोटल फैक्ट्री वेजेस, उसके बेसिस पे हमें ब्लैंकेट रेट निकालना है। बोल रहे कंप्यूट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट हम लोगों का अलग अलग होता है, जिसमें ब्लैंकेट रेट ही निकालेंगे, क्योंकि बोल ही दिया है कैसे ये लोग फॉलो करता है, एज पर द करेंट पॉलिसी। तो करेंट पॉलिसी है ब्लैंकेट रेट ऑफ द कंपनी एंड डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब नंबर CW7083। मतलब ये जो जॉब हुआ है इसका सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा, अगर ये रेट जो करेंटली जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं ब्लैंकेट रेट वो फॉलो करते हैं तो। मतलब इसका सेलिंग प्राइस निकालने बोला है। सेलिंग प्राइस का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये निकाल के हमें देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पॉइंट में कुछ हमें सजेशन वगैरह रिकमेंडेशन देने के लिए बोला है, वो हम लोग बाद भी करते हैं। पहले अभी क्वेश्चन नंबर 1, जो पॉइंट नंबर 1 है उसे सॉल्व करेंगे। देखो तो पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से कैसे होगा कैलकुलेशन, तो अभी हम लोग कर रहे हैं इलास्ट्रेशन 9। अच्छा, एक सेकेंड, पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ब्लैंकेट रेट। तो ब्लैंकेट रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर द करेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी, दैट इज एज पर ब्लैंकेट रेट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सब ना, देखो कॉस्ट का क्वेश्चन काफी लेंदी होता है, लेकिन पढ़ के समझना पड़ेगा। उसके लिए हमारा पहले जो भी कंसेप्ट होता है क्लियर होना चाहिए, इसलिए कंसेप्ट के साथ पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो करेंट पॉलिसी के साथ। तो करेंट पॉलिसी क्या था, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा ना। करेंट पॉलिसी क्या है, ब्लैंकेट रेट। तो ब्लैंकेट रेट निकालेंगे, और इन्होंने बेसिस भी बोल दिया है कैसे निकालना है। हम लोग को पता है ब्लैंकेट रेट का मतलब होता है टोटल। ये हमें कैसे पता है, क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया, ये देखो ये तुम लोग को याद रखना चाहिए। ब्लैंकेट रेट क्या होता है, टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री
डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। अब कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस ना हमें बता दिया है, तो हम लोग वो देख के लिखेंगे, यहाँ थोड़ी ना लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, ये तो एक जनरल टर्म हो गया। हमें कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस बता दिया है, फैक्ट्री वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल फैक्ट्री वेजेस, ठीक है। अच्छा, अब टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे, दिया हुआ होगा ना क्वेश्चन में, देखो समझना पड़ेगा कहाँ दिया हुआ है। ये रहा बजटेड, हमें लेना क्या होता है, बजटेड लेना होगा, ठीक है। ये देखो बजटेड लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैंने बताया था ना, ये एक्चुअल को छोड़ के सारे ही बजटेड होते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो इसके आगे लिख लेना, देखो यहाँ पर एक्चुअल ये भी बजटेड होगा, ये भी बजटेड होगा, ठीक है, और ये भी बजटेड होगा, ठीक है। मैंने बोला था ना कि बजट के हिसाब से ही होता है, मतलब प्री डिटरमाइंड बेसिस पे, अगर चाहो तो इस पे ऐड कर लो, ठीक है। एक्चुअल को छोड़ के सारे बजटेड होंगे। हम यहाँ पर बता दें अलग अलग नहीं लिख के, नॉर्मल रेट जो है एक्चुअल बेसिस पे होता है, इसके अलावा ये सभी होंगे बजटेड बेसिस पे, बजटेड बेसिस पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, तो ये रहा टेबल, ये रहा बजटेड डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड। तो 3,60,000, 1,40,000, 1,25,000 ऐड कर लेते हैं यहाँ पर लिख के, ठीक है। 3,60,000, 3,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,25,000 टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय टोटल वेजेस। अब ये भी देखो, ऊपर अगर एस्टिमेटेड बेसिस लेंगे, नीचे थोड़ी ना एक्चुअल लेंगे, बेसिस तो सेम होना चाहिए। अगर ऊपर एस्टिमेटेड बेसिस है, नीचे भी एस्टिमेटेड बेसिस पे होना चाहिए। तो 80, 3,50,000, 70, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 80, 3,50,000 और 70 इंटू 100। रेट निकल जाएगा, चेक करते हैं रेट कितना होगा। कैलकुलेटर कहाँ से है? अच्छा, 3,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,25,000, 6,25,000, 80, 3,50,000 प्लस 70,000, 5 लाख, 6,25,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख। अच्छा, इंटू 100, ताकि रेट में डायरेक्टली निकल जाए, इंटू 100, यानी कितना आ गया 125%, ठीक है। 125%, इसे क्या बोलना चाहिए 125%। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग मैम। 125% ऑफ क्या बोलेंगे, देखो ये किस बेसिस पे है, 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 125% का मतलब क्या, 125 बाई 100, 100 है डायरेक्ट वेजेस, 125 है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रेजेंटेशन तुम लोग चाहो थोड़ा और भी अच्छा कर सकते हो। कैसे, तुम लोग ऐसे लिख सकते हो टेबल बना के, जैसे यहाँ टेबल बना हुआ है ना, ये देखो यहाँ जैसे टेबल बना हुआ है, टेबल का ये वाला पॉइंट पिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पिक कर लिया, और ये वाला पॉइंट पिक कर लिया, ये दोनों, ये तीनों पॉइंट को पिक करके इसका टोटल लिख के भी कर सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, मैंने तुम लोग को डायरेक्टली यहाँ प्लस प्लस करके दिखा दिया। हम ये बोल रहे हैं इसके जगह तुम लोग प्रेजेंटेशन अपना कैसे बेटर कर सकते हो, वैसे ही करो एग्जाम में, ऐसा कर सकते हो। ये रहा ऐसे डिपार्टमेंट, ये ऐसे डायरेक्ट वेजेस, ये पिक कर लो, फिर ये पिक कर लो, ठीक है। इसका ये टेबल से ये तीनों पार्ट ले लो और उसका टोटल लिख लो। टोटल लिखने के बाद वहां पर जो है जैसे मैंने किया है, उसके बाद ब्लैंकेट रेट निकाल के कर सकते हो। मैंने और उतना नहीं लिखा, प्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो ये हम लोग का ब्लैंकेट रेट निकल के आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। ब्लैंकेट रेट निकालने के बाद हमें ये जो जॉब था, इसका हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला गया था। ये देखो यहाँ पर फिर बोला कि डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब नंबर CW7083। चलो, जॉब नंबर CW7083 का हम लोग जो है सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब नंबर CW7083,
डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। जॉब सेलिंग प्राइस कैसे निकालते, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इस जॉब में क्या क्या कॉस्ट लगा है, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना लगा है, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों मिला के डायरेक्ट मटेरियल 1200, 600, 300। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1200 प्लस 600 प्लस 300। तो ये हो गया टोटल करने पे 2100, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस 240, 360, 60। अच्छा, 60 और 240, 300, 600, 60, टोटल आ गया 660। अच्छा, इसके बाद ये तो आवर्स है, ये मशीन आवर्स है। फिर बोला है देखो, ये दोनों ऐड करने से नॉर्मली क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट। तो हम लोग निकाल लेते हैं प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हो गया 067, 2760, ये प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया। अच्छा, इसके बाद हमें बोला था 30%, द फैक्ट्री एट 30% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग सबसे पहले ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड हम लोगों ने देख लिया है, ओवरहेड कितना होगा, ये देखो हम लोगों ने अभी सप्लीमेंट्री रेट से निकाला ना, ओवरहेड कितना होगा 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। पहले ये लिख लेते हैं, ओवरहेड हो जाएगा 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी 660, ठीक है। चेक करते हैं कितना होगा। 825 ऐड करने से हो जाता है 3585, ठीक है। ऐड करने से हो गया 3585, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब पढ़ो क्या बोल रहा है, द फैक्ट्री एड्स 30% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री जहां पर ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ये जो फैक्ट्री है जहां पर प्रोडक्शन होता है, ये ऐड करता है 30% फैक्ट्री कॉस्ट पे टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड एंड प्रॉफिट, ठीक है। ये जो फैक्ट्री कॉस्ट पे 30% चार्ज कर देता है, इससे क्या क्या खर्चा कवर हो जाता है इन लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 30% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर, क्या क्या कवर होगा, देखो लिख दिया है, फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड प्रॉफिट। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड प्रॉफिट, ये सभी कवर हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है। अलग अलग तो नहीं करना पड़ेगा, फिर एक ही जगह पे करेंगे ना। फैक्ट्री कॉस्ट है 3585, 3585, इस पे 30%, 1075.50 प्लस 3585, तो ये हो गया 4660.50, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस। क्यों सेलिंग प्राइस ये कंप्यूट हो गया, बिकॉज सारे कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट सब इंक्लूड हो गया, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस ही निकल जाएगा। तो देखो पॉइंट 1 हम लोग का कवर हो गया। फिर क्या बोल रहा है पॉइंट 2 में, सजेस्ट एनी suitable alternative methods of absorption of the factory overhead। देखो नॉर्मली ये लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, ये लोग यूज कर रहे हैं ब्लैंकेट रेट, जो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था। लेकिन हमें बोल रहा है कि suitable कौन सा होगा, ब्लैंकेट करना चाहिए या प्री डिटरमाइंड रेट या डिपार्टमेंटल रेट या नॉर्मल रेट, कौन सा हमें यूज करना चाहिए। हमें सजेशन देने के लिए बोल रहा है कैलकुलेट द ओवरहेड फैक्ट्री रेट बेस्ड ऑन द मेथड सो रिकमेंडेड बाय यू, ठीक है। बोल रहा है पहले तो बताओ कि कौन कौन सा रेट हमें यूज करना चाहिए, जो ब्लैंकेट रेट है इसके अलावा कौन सा बेस्ट होगा वो बताओ, फिर उसके हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड रेट को कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला गया है, ठीक है। मतलब बेस्ट मेथड का नाम ही नहीं बताना है, रेट भी बताना है कि उस मेथड से कैलकुलेट करने पर रेट कितना निकल के आएगा। ये है सेकेंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड और फोर्थ देखेंगे। तो ये देखो सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हम लोग को क्या रेकमेंड करने के लिए बोला है, मेथड अवेलेबल फॉर एब्सॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड एंड देयर
overhead recovery rate in different डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा जो मेथड हम लोग इनको प्रोवाइड करें, क्योंकि देखो ब्लैंकेट तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कौन सा मेथड हम लोगों को इनके लिए प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखो इनका काम डिपार्टमेंट वाइज होता है। देखो अलग अलग डिपार्टमेंट है, मशीनिंग, असेंबली, पैकिंग। ठीक है, मशीनिंग का मतलब जहां पर प्रोडक्शन का काम होता है, मशीन मतलब जहां पर जो है चीजें बन रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है। असेंबली का मतलब होता है कि असेंबल मतलब क्या, चीजों को जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, जैसे अलग अलग पार्ट्स बन गए फिर उसे ऐड करना, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से। तो असेंबली का मतलब होता है चीजों को ऐड ऑन करना। पैकिंग का मतलब होता है पैक करके बेचना। ठीक है, तो ये देखो ये ब्लैंकेट ओवरहेड रेट इन्होंने लगाया था। अब हम लोग के पास बचता है ये तीन, प्री डिटरमाइंड रेट, डिपार्टमेंटल रेट, नॉर्मल रेट। तो हम लोग को यहाँ पर कौन सा सजेशन देना चाहिए? तो देखो नॉर्मल रेट तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड के बेसिस पे होता है, और ये कब करना चाहिए? ये हमें जब हमारे पास एक्चुअल डेटा होगा। यहाँ पर भी एक्चुअल डेटा है, लेकिन हमें बेस्ट वाला मेथड बताना है। ठीक है, अच्छा बेस्ट वाला मेथड हमें बताना है। फिर यहाँ पर प्री डिटरमाइंड रेट तब करते हैं जब हम लोग प्री डिटरमाइंड बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्री डिटरमाइंड बेसिस के मतलब जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों ने जो रेट निकाला उसके बेसिस पे अगर निकालना है, तो प्री डिटरमाइंड बेसिस पे तो निकालना है नहीं, क्योंकि हमें बोला है दूसरा कोई मेथड बताओ। प्री डिटरमाइंड कौन सा है? ब्लैंकेट रेट पे ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्लैंकेट रेट पे ही कर रहा था। तो अगर ब्लैंकेट रेट पे जो रेट आ रहा है उसी रेट पे करना है, ऐसा अगर हम लोग सोचते, बट वैसा तो करना है नहीं हम लोग को, क्योंकि हमें कोई दूसरा मेथड बताने के लिए बोल रहा है। तो देखो डिपार्टमेंटल ओवरहेड का, देखो मैंने यहाँ पर मतलब बताया था कब करना चाहिए हम लोग को। डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट मेथड हमें नॉर्मली तभी लेना चाहिए जब डिपार्टमेंट वाइज काम होता है। देखो यहाँ डिपार्टमेंट वाइज काम हो रहा है, एक ही डिपार्टमेंट में सारे काम नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मशीनिंग डिपार्टमेंट जो है, यहाँ पर मशीन जो है मशीन रिलेटेड काम होता है। तो हम लोग को पहले तो ये सोच लो कि कौन से बेसिस पे करना चाहिए। तो हम लोग को हमेशा ऐसे जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिपार्टमेंट में काम होता है, तो डिपार्टमेंटल रेट जो है वो बेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब मशीनिंग डिपार्टमेंट में कैसे निकालेंगे? मशीनिंग डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड ले लेंगे जो है, ठीक है, जो टोटल ओवरहेड है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस लेना है। तो मशीन का कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस क्या होना चाहिए? मशीन आवर। ठीक है, और देखो लेबर आवर भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने लेबर आवर क्यों नहीं लिया? देखो मशीन का काम तो मशीन ओरिएंटेड होगा, और वैसे भी देखो लेबर से ज्यादा मशीन आवर्स दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब वैल्यू में ये 20,000, ये 80,000। इसका मतलब क्या है? मशीन में ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसीलिए हमें मशीनिंग का जो टास्क है वो मशीन आवर बेसिस पे ही उसका डिटरमाइन रेट लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले डिपार्टमेंट के लिए लिखेंगे। देखो हम एक लिख के दिखाते हैं कैसे करके हमें इसका आंसर देना चाहिए, और बाद में भी तुम लोग कभी भी पढ़ोगे तो आराम से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट, इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट द यूज ऑफ मशीन टाइम is the predominant factor। प्रीडोमिनेंट फैक्टर, देखो यहाँ पर हम लोग को बेस्ट मेथड इनको सजेस्ट करके देना है। ठीक है, अब क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज काम होता है तो बेस्ट है डिपार्टमेंटल रेट। अब कौन सा डिपार्टमेंट लिया हम लोगों ने? मशीन डिपार्टमेंट। तो मशीन डिपार्टमेंट में जो प्रीडोमिनेंट फैक्टर है वो मशीन आवर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मशीन टाइम इज द प्रीडोमिनेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए मशीन से जब प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली मशीन का टाइम जो है मायने रखता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस machine hour rate should be used to recover overheads in this department, in this department. The overhead recovery rate, the overhead recovery rate based on machine hours, based on
machine hours has been calculated as under. Calculated as under. ऐसे करके एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए। हम एक बार पढ़ के बता देते हैं मैंने कैसे लिखा। देखो, इन द मशीन डिपार्टमेंट, ये हम लोग मशीनिंग डिपार्टमेंट का रेट निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज निकाल रहे हैं। द यूज ऑफ मशीन टाइम इज प्रीडोमिनेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस मशीन आवर रेट शुड बी यूज्ड टू कवर ओवरहेड इन दिस डिपार्टमेंट। द ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर हैज बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा, एज फॉलोज या एज अंडर, जो भी लिखना चाहो। मशीन आवर रेट इक्वल टू मशीन आवर रेट इक्वल टू बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर। तो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड मशीन के केस में देखो ये वाला 3,60,000 और मशीन आवर 80,000। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000 रुपीस। ठीक है, अब इसमें आंसर आएगा 4.5 आएगा। देखो रुपीस 4.50 पर आवर। अब इस पे हम लोगों ने 100 क्यों नहीं लगाए? देखो कहां पर 100 लगेगा नहीं लगेगा वो ना मैं पढ़ के समझ में आएगा। मशीन 1 घंटे में कितना परसेंट चल, मतलब मशीन चलने से कितना परसेंट खर्चा होता है ऐसे हम लोग नहीं निकालते। 1 घंटा मशीन चलने से कितने रुपीस में एक्सपेंसेस हुआ होगा उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे? ये डिवाइड ही रहेगा, इसमें हम लोग इंटू 100 नहीं करेंगे, परसेंटेज में नहीं निकलेगा। रुपीस 4.50 पर आवर। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग असेंबली डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करेंगे। असेंबली डिपार्टमेंट जहां पर जो है चीजों को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ने को ही असेंबलिंग बोला जाता है, असेंबली डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर कौन से बेसिस पे करें? असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड तो ये है। अब बेसिस क्या ले? ठीक है, अब असेंबल करना मतलब लेबर ओरिएंटेड काम होगा। ठीक है, मशीन इसे नहीं कर पाएगा। देखो ये पता चल रहा है कैसे। देखो असेंबली का जब काम होता है मशीन 10,000 आवर्स यूज होता है, जबकि लेबर 1,00,000 आवर्स जो है स्पेंड करता है। ठीक है, तो असेंबलिंग जो है, असेंबली करने के लिए या तो मशीन का जरूरत होगा या तो लेबर का जरूरत होगा, और नॉर्मली ये सब काम लेबर ही करते हैं। तो इसीलिए देखो डायरेक्ट लेबर आवर ज्यादा दिख रहा है। इसीलिए हमें क्या लेना चाहिए? डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे इसे कैलकुलेशन करना चाहिए। देखो हम लोग डायरेक्ट वेजेस यहां पर लेंगे ही नहीं किसी भी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों नहीं लेंगे? हम बता रहे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे कर लिया है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग इस डायरेक्ट वेजेस के अलावा बाकी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना पड़ेगा कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। मशीनिंग के साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका मशीन आवर होगा। असेंबली के साथ जो है असेंबल करने का जो टाइम लगता है, ठीक है, मतलब कैसा टास्क है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसका कोई रूल्स नहीं है कि हम लिखवा दे तुम लोग समझ जाओगे। तुम लोग को पढ़ के समझना पड़ेगा कि मशीनिंग का मतलब मशीन से ओरिएंटेड काम है। ठीक है, असेंबली मतलब मशीन भी कर सकता है लेबर भी कर सकता है। देखो क्वेश्चन में दिख रहा है कि लेबर को ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब हमें डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे असेंबली डिपार्टमेंट का इस तरीके से, इन दिस डिपार्टमेंट डायरेक्ट labor hours is the main factor of production. Hence, direct labor hour rate method should be used to recover overhead in this department. देखो ये हम लोग का सजेशन है, हम लोग दूसरा कोई मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सबसे एक्यूरेट क्यों होगा अभी तुम लोग को पता चलेगा। देखो करने से ही मेथड शुड बी यूज्ड टू रिकवर ओवरहेड इन दिस डिपार्टमेंट। द ओवरहेड रिकवरी रेट in this case
इज, देखो कैसे कैलकुलेट होगा, डायरेक्ट हाँ ठीक ही था, डायरेक्ट लेबर आवर रेट इक्वल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर। अब देखते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 1,40,000, लेबर आवर है 1,00,000, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, तो ₹1.40 पर आवर। ठीक है, ये डायरेक्ट लेबर आवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग पैकिंग डिपार्टमेंट देखेंगे। पैकिंग भी लेबर ओरिएंटेड काम होता है। देखो इसमें तो मशीन का कोई काम ही नहीं है क्योंकि मशीन आवर लिया ही नहीं है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे हम लोग ये वाला भी करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग ये पॉइंट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये और ये क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है, देखो डायरेक्ट वेजेस पे तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, ब्लैंकेट रेट जब निकाला तो वेजेस बेसिस पे ही ना किया। हाँ हो सकता है एवरेज किया है, इंडिविजुअली करेंगे तो अलग होगा, लेकिन सोच के देखो मशीनिंग में वेजेस पेमेंट का जो है उतना डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, असेंबली में भी सिर्फ वेजेस, पैकिंग में भी वेजेस, इतना मायने नहीं रखेगा। ये सारे जो है जितना इनके आवर्स ओरिएंटेड होता है, देखो मशीन जितना टाइम चलेगा पेमेंट उस हिसाब से ही ना होगा। जो मशीन का फैक्ट्री मशीन ओवरहेड जो निकल के आ रहा है तो मशीन चलने पे डिपेंड करेगा ना, इसीलिए। ठीक है, जहां पर जो ये देखो ये हम लोग को डायरेक्ट मेटेरियल अगर तुम लोग को याद है तब देखना चाहिए जब हम लोग का मेटेरियल बहुत ज्यादा वहां पर मतलब मेटेरियल का टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तब। ठीक है, तो कैसा डिपार्टमेंट है उस पे बेस्ड करके ही हमें आंसर देना पड़ेगा, तो ये डिपार्टमेंट के नाम को पढ़ के ही समझना पड़ेगा। अब पैकिंग देखो, पैकिंग भी जो है लेबर ही करेंगे, ये देखो 50,000 आवर्स इनको लग जाता है पैकिंग करने में, तो यहाँ पर लिखेंगे पैकिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट। लेबर इज मोस्ट important factor of production in this department, hence direct labor hour rate method should be used to recover overheads, to recover overhead rates in this department। तो डायरेक्ट लेबर आवर रेट इक्वल टू बजटेड ओवरहेड, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 1,25,000 पैकिंग डिपार्टमेंट में, और डायरेक्ट लेबर आवर्स 50,000 ₹50,000। तो ये हो जा रहा है देखो डिवाइड करने से ₹2.50 पर आवर। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब यही क्यों बेस्ट मेथड है वो आगे करोगे तो और भी पता चलेगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर CW7083। तुम लोग सोचो कि अभी अभी तो डिटरमाइन किया, हाँ किया, लेकिन वो उनके जो मेथड यूज हो रहे थे करंट पॉलिसी के हिसाब से, बेस्ड ऑन द ओवरहेड एप्लीकेशन रेट कैलकुलेटेड इन टू एबव। ठीक है, मतलब जो रिकमेंडेशन हम लोगों ने दिया कि ऐसे नहीं करके ब्लैंकेट नहीं करके हम लोग डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट चार्ज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप बोल रहे हैं अगर बेटर ही है पॉलिसी, हमारा रिकमेंडेशन किया हुआ तो उसका इफेक्ट भी तो दिखना चाहिए। देखो
अगर हम लोग खर्चा कम या ज्यादा चार्ज करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट पे वो इम्पैक्ट आएगा। हाँ, या तो हम लोग मार्केट में उसे कम में बेच देते हैं या तो ज्यादा में बेच रहे हैं, तो कम में बेचेंगे तो लॉस है, ज्यादा में बेचेंगे तो भी लॉस है, कस्टमर नहीं लेगा, कम में बेचेंगे तो खुद का लॉस है, तो हमें सही प्राइस पे बेचना चाहिए। तो अभी हम लोग अगर अपना रेट चेंज करते हैं तो उस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि ये जॉब नंबर जो है, मतलब ये जो जॉब है इसका सेलिंग प्राइस एक्चुअली क्या होना चाहिए। चलो थर्ड नंबर पे चेक करते हैं। सेलिंग प्राइस of job CW 7083 based on the overhead applications rate calculated in 0.2। ठीक है, 0.2 में जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसके बेसिस पे हम लोग इस जॉब का जो है प्राइस कैलकुलेट करेंगे। सेम इसी तरीके से करेंगे, बस ओवरहेड जैसे यहाँ 125% था उसकी जगह ओवरहेड को अलग अलग करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल इतना ही होगा, डायरेक्ट वेजेस भी इतना ही होगा। डायरेक्ट मटेरियल 2100, डायरेक्ट वेजेस 660। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 2100, डायरेक्ट वेजेस 660, ऐड करने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ऐड ओवरहेड। ठीक है, अच्छा ओवरहेड कैसे कैलकुलेट होगा? ओवरहेड के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाते हैं। पहले है मशीनिंग डिपार्टमेंट। मशीनिंग डिपार्टमेंट, अब मशीनिंग डिपार्टमेंट में इस जॉब में कितने टाइम काम हुआ है, तो टाइम बेसिस पे होगा। 180 आवर्स काम हुआ है, तो 180 इंटू रेट। तो मशीन आवर का हम लोगों ने निकाला कितना, ये रहा 4.5। ये देखो 4.50। ठीक है, अच्छा मशीनिंग के बाद है असेंबली। असेंबली कितना टाइम लगता है? 120 असेंबली करने में। हाँ 100, ये तो आवर्स है। हाँ 120 आवर्स, आवर्स बेसिस पे ही लेना पड़ेगा। असेंबली हम लोग कौन से वाले बेसिस पे लेंगे? डायरेक्ट लेबर आवर, तो लेबर ले लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने मशीन लिया था, यहाँ पर लेबर ले लेंगे 120 और इस पे रेट लगाएंगे। तो रेट हम लोगों ने असेंबली का कितना निकाल रखा है, ये देखो 1.40, तो ये लगा दिया 1.40। ठीक है, और पैकिंग, पैकिंग भी लेबर आवर बेसिस पे होगा, यानी 1.4 नहीं, पैकिंग का यहाँ पर 1.4 नहीं होगा, वो तो जो है असेंबली का है। यहाँ पर पैकिंग का लेबर आवर बेसिस पे 2.50 है, 2.50 बेसिस पे लगाएंगे। और टाइम कितना लगता है पैकिंग करने में इस जॉब का? 40 आवर्स ये लेना पड़ेगा। ठीक है, 40 आवर्स लेना पड़ेगा, लेबर जितना टाइम इस जॉब में काम करेगा। अब इसका टोटल कर लेंगे हम लोग, तो 180 इंटू 4.5, 810, 120 इंटू 1.4, 168, 40 इंटू 2.5, तो ये हो गया 100। ठीक है, ये 100 हो गया। अब हम लोग इसका करेंगे टोटल, टोटल करने से देखते हैं कितना आता है। 100, 168, 810 प्लस 2760, 3838। ठीक है, ये कैलकुलेट होके आ गया फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब इस पे क्या लगाना पड़ेगा? सेम तरीके से देखो, हम लोग सेम तरीके से यहाँ पर लगा देंगे ये वाला 30% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉफिट। 30% ऑन 3838 पे लगेगा। ठीक है, टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड प्रॉफिट। ठीक है, मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा, यहाँ पर जगह नहीं होगा नहीं तो। अब चेक करते हैं 30%, इसका 30% 1151, सॉरी 1151.4 ऐड करेंगे 3838, तो ये आ गया 4989.4, 4989.4।
दैट इज द सेलिंग प्राइस। उधर जगह नहीं हो रहा है, मैंने इधर लिखा, तुम लोग इधर ही एरो करके लिखो, सेलिंग प्राइस 4989। अब ये बेस्ट मेथड है कि नहीं चेक करते हैं। पहले हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना निकला था, ये देखो, पहले हम लोग का सेलिंग प्राइस निकला था 4660। अभी हम लोगों ने चेक किया तो आया 4989.40, मतलब हम लोग इसे कम में बेच रहे थे, अंडर प्राइस था, हम लोग का प्रॉफिट कम हो रहा था इसका मतलब। तो अगर हम लोग देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, डिपार्टमेंट वाइज कुछ इसका प्रायोरिटी नहीं मेंटेन कर रहे थे, हम लोग सभी ओवरहेड को 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे कर रहे थे। लेकिन हम लोग को करना क्या चाहिए, क्योंकि रिकमेंडेशन यही बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो पैकिंग का काम अलग होता है, पैकिंग डिपार्टमेंट का, मशीन डिपार्टमेंट का, असेंबली डिपार्टमेंट का, सभी का चीज वेजेस बेसिस पे करके क्या फायदा। तो इसीलिए बेस्ट ये है कि हम लोग इस मेथड पे करें। मतलब हम लोग पहले जो है वो गलत प्राइस पे बेच रहे थे, कम पे, हमारा लॉस हो सकता है, तो ये सही प्राइस निकल के आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 4, यहां तक कर लिया। फिर फोर्थ नंबर में बोला है कैलकुलेट द डिपार्टमेंट वाइज एंड टोटल अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ द ओवरहेड बेस्ड ऑन द कंपनीज करंट पॉलिसी एंड द मेथड्स रिकमेंडेड बाय यू। बोल रहा है कि कंपनी करेंटली जो पॉलिसी मेंटेन कर रहा है, यानी ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, उस बेसिस पे बताओ कि ओवरहेड रिकवरी जो है वो हम लोग का ओवर रिकवरी हुआ है कि अंडर रिकवरी हुआ है, वो हमें बताना है। मतलब ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ये हम लोग को बता के देना है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 4 हम लोग करते हैं। डिपार्टमेंट वाइज स्टेटमेंट ऑफ टोटल अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। अच्छा, तो करेंट पॉलिसी बेसिस पे बताना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अंडर करेंट पॉलिसी। करेंट पॉलिसी यानी ब्लैंकेट ओवरहेड रेट बेसिस पे। ठीक है, तो अंडर करेंट पॉलिसी कैसे हो रहा है सिचुएशन। 3 डिपार्टमेंट है देखो, मशीनिंग, असेंबली और पैकिंग टोटल। अच्छा, जो ब्लैंकेट रेट है वो डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस जो है यहाँ पर आते हैं, देखो हमें ओवर और अंडर रिकवरी बताना है, तो डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली इतना इतना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे निकालते, कितना चार्ज कर दिया है हम लोगों ने प्रीवियस रेट बेसिस पे, लेकिन एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है, एक्चुअल और चार्ज खर्चे का डिफरेंस। तो एक्चुअल तो हमें पता ही है, यहाँ दे रखा है एक्चुअल तो हमें पता ही है, तो ये लिखेंगे 96, 2,70,000 और 90,000। तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस एक्चुअल। ठीक है, तो 96,000, 2,70,000, 90,000। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड। एब्सॉर्ब्ड मतलब जब किसी बेसिस पे हम लोग ओवरहेड को एब्सॉर्ब करवाते हैं, तो ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड ऑन 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, हमें ऐसे करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस पे 125%, तो मशीनिंग का क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि कितना होगा। तो देखो, तो कैसे निकाला जाता है कि हम लोगों का अगर 96,000 जो है डायरेक्ट वेजेस है, इसका 125% हम लोग का क्या होना चाहिए, ओवरहेड होना चाहिए। मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले रुको, पहले ये चीज लिख लेते हैं यहाँ पर। 96,000 मतलब ये ए पॉइंट लिख ले इसको। ठीक है, तो 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस यानी ए का करना है, तो देखो 96,000 का 125%, 1,20,000। अच्छा, 2,70,000 का 125% यानी 3,37,500, और 90,000 का 125%, 1,12,500। ठीक है, अब ऐड करते हैं 3,37,500 प्लस 1,20,000।
5,70,000। अब देखो हम फिर से समझाते हैं इस पे क्यों कैलकुलेट किया, समझो बात को। ये चीज जो है तुम लोग को याद करना चाहिए, जो हम लोगों ने ओवर और अंडर रिकवरी पढ़ना स्टार्ट किया था। देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रीवियस ईयर मशीन का खर्चा हुआ है 2 लाख, मशीन चला है 10,000 आवर, तो रेट हो गया 20 पर आवर, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, इस साल जितने टाइम मशीन चला है उसको उसी रेट से कैलकुलेट कर दिया और प्रोडक्ट पे चार्ज कर दिया। फिर हमें एक्चुअली पता चला कि खर्चा 2,10,000 हुआ है, ऐसा मैंने एग्जांपल लिया था। यहाँ पर भी सेम केस वही है। यहाँ पर हम लोग ओवरहेड रिकवरी कैसे निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे, ठीक है, 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे। इसका मतलब करेंटली जितना भी, जैसे करेंटली जितना मशीन चला है उस पे 20 रुपीज हम लोगों ने लगाया, सेम तरीके से करेंटली जितना डायरेक्ट वेजेस हुआ है उस पे 125% लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि प्रीवियस बेसिस पे अगर हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवाया है तो कितना कितना करवाया है, ठीक है। ये हो गया ओवरहेड एब्जॉर्ब, ठीक है। लेकिन एक्चुअल ओवरहेड कितना हुआ है, एक्चुअल ओवरहेड कितना हुआ है, तो एक्चुअल ओवरहेड तो ये हुआ है, ये रहा 3,90,000, 84 और 1,35,000, ठीक है। तो 3,90,000, 84 और 1,35,000, देख रहे हो ये बेसिस जो है वो सही नहीं बैठा, इसलिए देखो डिफरेंसेस काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल कॉलम में लिखने के लिए 3,90,000 प्लस 84,000 प्लस 13,500, ठीक है। तो ये हो गया 4,80,000, नहीं 4 लाख कैसे होगा, और भी ज्यादा होना चाहिए, 3,90,000 प्लस 84 प्लस 1,35,000, 6,09,000, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, अंडर होगा तो उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ओवर होगा तो उसे नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस करना पड़ेगा, तो कैसे माइनस करेंगे, ये वाला पॉइंट इसको हम दे देते हैं बी पॉइंट, ऐसे लिखते हैं, देखो इसको दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। तो कैसे निकलेगा, निकालना पड़ेगा हम लोग को b माइनस सी करके, ठीक है। 1,20,000 हम लोगों ने चार्ज किया है, बट चार्ज करना चाहिए था 3,90,000, क्योंकि एक्चुअली में मेरा 3,90,000 का खर्चा हुआ है, मतलब मैंने कम चार्ज किया है, तो 2,70,000 मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ये अंडर लिख दिया, 3,37,500 हम लोगों ने चार्ज कर दिया, जबकि करना चाहिए था 84,000, तो ओवर चार्ज कर दिया है। 3,37,500 माइनस 84, 2,53,500, और ये देखो 1,12,500 हम लोगों ने चार्ज किया है, बट करना चाहिए 1,35,000, मतलब कम चार्ज किया है, अंडर रिकवरी हो गया 22,500, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं टोटल में कैसे आएगा, टोटल में ऐसे करेंगे, देखो टोटल ओवर या अंडर रिकवरी, 2,53,500 पॉजिटिव माइनस 2,70,000 और माइनस 22,500, तो ये हो जाएगा 39,000 में 39,000 नेगेटिव, ठीक है। ये इसका टोटल करेंगे ना कि टोटल मेरा ओवर रिकवरी हुआ कि अंडर रिकवरी हुआ, अगर टोटल में देखे तो मेरा अंडर रिकवरी हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया। थर्ड नंबर पॉइंट का पहला आंसर, इसमें और एक पॉइंट भी पूछ रखा है फोर्थ नंबर का, कैलकुलेट डिपार्टमेंट वाइज टोटल ओवर एंड अंडर रिकवरी ऑफ द ओवरहेड बेस्ड ऑन द कंपनीज करंट पॉलिसी, यहां तक कर लिया। इसके बाद एंड द मेथड्स रिकमेंडेड बाय यू, और जो रिकमेंडेड मेथड हम लोगों ने अभी बताया, मतलब डिपार्टमेंटल वाइज, उसके हिसाब से ओवर अंडर रिकवरी कितना है वो भी हमें दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। तो वो भी दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी पॉइंट में एज पर सजेस्टेड मेथड, एज पर सजेस्टेड मेथड, और हम लोगों ने जो मेथड सजेस्ट किया है उसके हिसाब से ओवर और अंडर रिकवरी कितना होगा। तो सेम प्रोसेस में ही करेंगे, देखो यहां पर लिखेंगे मशीन मशीन आवर्स, हम लोगों ने तो मशीन आवर्स बेसिस पे पहला किया है, नहीं एक काम करते हैं, इसको डिपार्टमेंट वाइज लिखते हैं ना, मशीनिंग असेंबली और पैकिंग ऐसे लिखते हैं, प्रेजेंटेशन एक ही जैसा रखते हैं, मशीनिंग असेंबली और पैकिंग और टोटल, ठीक है।
अच्छा, पहले पहले हम लोग लिखेंगे आवर्स वर्क। ये देखो मशीन आवर जो है, एक्चुअली कितना मशीन आवर काम हुआ है, 24,000। ठीक है, एक्चुअली मशीन आवर्स काम हुआ है 24,000। यहाँ पर 90 और यहाँ पर 60 और यहाँ पर सॉरी 96 और 11, सॉरी ये तो डायरेक्ट लेबर आवर है। 96,000 आवर्स जो है मशीनिंग डिपार्टमेंट में, और 11,000 जो है ये हम लोग का असेंबली डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो यहाँ पर आवर्स वर्क 96,000 मशीनिंग डिपार्टमेंट में और असेंबली में 11,000। लेकिन असेंबली में हमें ये नहीं लेना है। सोचो हम लोगों ने कैसे कैसे सोचा है, हम लोगों ने सोचा था कि मशीनिंग पे मशीन आवर पे करेंगे, असेंबली पे डायरेक्ट लेबर आवर पे, यानी 90,000, और पैकिंग पे भी वही, यानी 96, 90 और 60, 96, 90 और 60 ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, आवर्स वर्क डिपार्टमेंट वाइज हम लोगों ने ये वाला जो है मशीन आवर इसमें होगा। ये देखो लिख दिया मैंने मशीन आवर। ठीक है, ये डायरेक्ट लेबर आवर, ये भी डायरेक्ट लेबर आवर, इसी बेसिस पे हम लोगों ने किया था। ठीक है, अब रेट लिखते हैं, रेट पर आवर हम लोगों ने तो डिपार्टमेंट वाइज रेट निकाला था, ये आया था 4.50। ठीक है, रेट पर आवर ये आया था 1.40 और ये आया था 2.50, देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग लिखेंगे कि ओवरहेड रिकवर्ड। ठीक है, ओवरहेड रिकवर्ड कितना है, तो ओवरहेड रिकवर्ड कितना हुआ है और एक्चुअली कितना, ओवरहेड रिकवर्ड नहीं, पहले लिख लेते हैं ऐसे, ओवरहेड एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब मतलब हम लोगों ने कितना एब्सॉर्ब करवाया होगा, तो एब्सॉर्ब कितना करवाया होगा, ये देखो जितना एक्चुअल टाइम काम हुआ है उस पे पुराने रेट पे, यानी 96,000 इंटू 4.5, 96,000 इंटू 4.5, जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया भी था, 4,32,000, 90,000 इंटू 1.4 ये वाला, यानी कि 1,26,000, और 6,000 इंटू 2.5 यानी कि 15,000। ठीक है, 60,000 इंटू 2.5 ये 60,000 है, तो एक जीरो और हो जाएगा, 1,50,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, जैसे हम लोगों ने एब्सॉर्ब करवाया, कैसे करवाया है, जितने टाइम मशीन आवर इंटू रेट। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ओवरहेड कितना हुआ है, तो एक्चुअल ओवरहेड यहाँ पर दिख रहा है 3,90,000, 84 और 1,35,000। तो एक्चुअल वाला ऊपर भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये वाला दिखाया था एक्चुअल ओवरहेड, या नीचे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल ओवरहेड, तो एक्चुअल ओवरहेड है 3,90,000, 84 और 1,35,000। ठीक है, 3,90,000, 84 और 1,35,000, और इसका टोटल अभी अभी किया है, देख के लिख लेते हैं, 6,09,000, ये आ गया 6,09,000। और ये टोटल कितना होगा देख लेते हैं, 432 प्लस 126 प्लस 150 ना। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, ओवर या अंडर एब्सॉर्प्शन है, तो यहाँ पर अंडर होगा तो नेगेटिव में दिखेगा, ओवर होगा तो नॉर्मल दिखेगा। अंडर और ओवर रिकवरी देखो, 4,32,000 हम लोगों ने चार्ज कर दिया, जबकि करना चाहिए था 3,90,000, तो ये हम लोगों ने ओवर रिकवरी कर दिया है। तो माइनस करके देखते हैं कितना होता है, 4,32,000 हम लोगों ने चार्ज किया, जबकि करना चाहिए था 3,90,000, तो रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब 42,000 जो है ओवर रिकवरी हो गया। 1,26,000 करना चाहिए, किया है हम लोगों ने, जबकि 84,000 करने से ही हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये भी ओवर रिकवरी, तो 42,000 और 1,50,000 चार्ज कर दिया है, जबकि 1,35,000 से ही काम बन जाता है, यानी कि 15,000 सारे ओवर रिकवरी है, तो 15,000 और 42,000 प्लस 42,000, तो टोटल में बन जाता है 99,000। ये हो गया। ठीक है, तो यही हमें दिखाने के लिए बोला था। तो ये पूरा क्वेश्चन देखो काफी बड़ा था, और क्वेश्चन में जो है क्या क्या बोला था, हम एक बार पूरा स्टोरी बता देते, क्योंकि इतना देर से हम लोग यही वाला क्वेश्चन करे, क्वेश्चन है इतना बड़ा। पहले ये बताया था कि एक फैक्ट्री में
कुछ डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, एक पैकिंग डिपार्टमेंट, एक असेंबली, एक मशीन डिपार्टमेंट, और जहां पर ब्लैंकेट रेट यूज किया जाता है ओवरहेड रिकवरी रेट के लिए, जो कि फैक्ट्री वेजेस बेसिस पे कैलकुलेट होता है। पहला क्वेश्चन था कि वो रेट बताओ कैलकुलेट करके, तो हम लोगों ने क्या किया, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड लिया और बजटेड फैक्ट्री वेजेस लिया और ओवरहेड रिकवरी रेट उनको ब्लैंकेट रेट पे निकाल के दिखा दिया, जो उन्होंने बोला कि कैलकुलेट करके दिखाओ। फिर हम लोगों को बोला गया एक जॉब है जो जिस जॉब का सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाओ इस ओवरहेड रिकवरी रेट के बेसिस पे। तो उस जॉब का ये सब डिटेल्स दिया हुआ था, जिससे प्राइम कॉस्ट निकल गया, ओवरहेड हम लोगों ने 125% निकाला वेजेस पे, फिर उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट आया और क्वेश्चन में बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड और प्रॉफिट को 30% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट लगा के कैलकुलेट करना है, कर लिया। फिर हम लोग को बोला गया कि अगर ब्लैंकेट रेट नहीं लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे, तो बोलो बेस्ट मेथड क्या है। क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज काम हो रहा है तो डिपार्टमेंट के एक्टिविटी बेसिस पे हम लोग ओवरहेड रेट निकालेंगे। तो इसीलिए देखो, क्योंकि मशीन डिपार्टमेंट था तो मशीन आवर बेसिस पे निकाला, और असेंबली डिपार्टमेंट था, ये देखो मशीन आवर बेसिस पे, असेंबली था तो लेबर ओरिएंटेड काम था तो लेबर बेसिस पे निकाला, पैकिंग था वो भी लेबर ओरिएंटेड था तो लेबर बेसिस पे। फिर बोला अब अभी जो रेट रिकमेंड किए गए हैं उसके बेसिस पे इस जॉब का सेलिंग प्राइस निकालो। तो हम लोगों ने फिर से वैसे ही निकाला, ठीक है। फिर हम लोगों ने अलग अलग रेट से ओवरहेड निकाला और बाकी एज इट इज प्रोसेस में सेलिंग प्राइस निकाल लिया, हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट कंप्लीट। फिर फोर्थ नंबर पे हमें बोला गया कि डिपार्टमेंट वाइज अंडर और ओवर रिकवरी दिखाओ ब्लैंकेट रेट पे, मतलब जो पॉलिसी इनका चल रहा है उस बेसिस पर, जैसा हम लोगों ने बताया। तो ओवर अंडर रिकवरी कैसे पता चलता है, उसके लिए ये पता करना पड़ता है कितना एब्जॉर्ब करवाया है, कितना एक्चुअली खर्चा हुआ है, ठीक है। तो अगर जो पॉलिसी हम लोग एडॉप्ट किए हुए थे उसके हिसाब से अगर देखें तो 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवाया होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस लिखा गया, ठीक है, एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस उसको 125% पे हम लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल ओवरहेड के साथ कंपेयर करके देखा कहाँ ओवर रिकवरी है कहाँ अंडर रिकवरी है, और जो हमारा पॉलिसी हम लोगों ने जो रिकमेंडेशन दिया उसके हिसाब से भी निकालने के लिए बोला है कि अंडर जो रिकमेंडेड पॉलिसी फिर से बताओ कि ओवर रिकवरी कितना है, अंडर रिकवरी। तो अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे नहीं करेंगे, अभी हम लोग अलग अलग बेसिस पे करेंगे। जैसे मशीनिंग का हम लोगों ने मशीन आवर बेसिस पे, असेंबली और पैकिंग का और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का लेबर आवर बेसिस पे किया है। रेट हम लोगों ने जो निकाला था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल आवर्स वर्कड है, मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने कितना एक्चुअली एब्जॉर्ब करवाया। फिर डिफरेंस से हमें पता चला कि सारे के सारे ओवर रिकवरी हो चुके हैं, ठीक है। तो आवर्स वर्क, ये है एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है, और ये है बजटेड रेट। ये क्या है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बजटेड रेट। इसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो ओवरहेड एब्जॉर्ब निकल जाएगा और एक्चुअली कितना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी बड़ा था इसीलिए टाइम लगा और लिखवाया मैंने यहाँ पर ये सब डिटेल्स इसीलिए। बाकी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा, लेकिन करने में टाइम थोड़ा तो लगेगा, देखो। और क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन जो होता है ना वो बल्कि आसान होता है, ठीक है, देखने में उसका लेंथ ज्यादा है लेकिन अगर पढ़ के देखोगे तो वो आसानी से सॉल्व होता है। चलो 10th नंबर पे देखते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, बोल रहा है कि ए लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री फैब्रिकेट्स मशीन पार्ट्स फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए वो मशीन के पार्ट्स बनाती है, ठीक है, ऐसा फैक्ट्री है कोई। द फैक्ट्री कमेंस्ड फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। कस्टमर ने जैसे बनाने के लिए बोला है वैसे स्पेसिफिकेशन में इन्होंने फैब्रिकेशन जो है मशीन का बनाया है, 12 नंबर्स मशीन, ठीक है। The expenditure incurred on the job for the week ending 21st August is tabulated as below। तो बोल रहा है कि जो खर्चा हुआ है 21 अगस्त के बेसिस पे वो बताया गया है नीचे। डायरेक्ट मटेरियल सारे आइटम्स, डायरेक्ट लेबर, मैनुअल लेबर मतलब विदाउट एनी मशीन के हेल्प से जो काम करते हैं 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 15 पर आवर करके इनको पेमेंट दिया जाता है। मशीन फैसिलिटीज यूज किया जाता है, 2 मशीन है, मशीन 1 मशीन 2, 4 आवर्स 45 करके, 6 आवर्स 65 करके टोटल ये बताया गया है। ओवरहेड एट द रेट ऑफ 8 पर आवर ऑन मैनुअल आवर्स 160। मैनुअल आवर्स पे ये इस पे ओवरहेड को चार्ज किया गया है 8 पर आवर बेसिस पे, टोटल कॉस्ट इतना आया, ठीक है। अब हमें करने क्या बोला, या तो मैं बता दिया है कि इनका
कॉस्ट कितना आ रहा है, ये जो ये लोग मशीन प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीन पार्ट्स, उसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, द ओवरहेड रेट ऑफ 8 पर आवर इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक, ठीक है। ये जो 8 है यही तो ओवरहेड है, बोल रहा है कि ओवरहेड जो कैलकुलेट हुआ है वो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है, 3000 मैन आवर्स पर वीक। सिमिलरली द मशीन आवर रेट आर बेस्ड, मतलब मशीन आवर, ये देखो ये 45 और 65 बेस्ड ऑन नॉर्मल वर्किंग मशीन आवर नंबर्स 1 and 2 फॉर 40 आवर्स फॉर आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक। हम बताते हैं फिर से, देखो हमें क्या देखना है, ओवरहेड का रेट ही तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ओवरहेड का रेट सही बेसिस पे लिया गया है कि नहीं। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। ओवरहेड में दो चीज है, मशीन और एक ये वाला, ठीक है। तो मैनुअल लेबर आवर बेसिस पे जो है ओवरहेड का रेट लिया गया है 8 रुपीज करके, और ये 8 कैसे कैलकुलेट हुआ है वो बता रहा है, इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक। और ये जो मशीन का रेट है, मशीन आवर रेट आर बेस्ड कैसे, ऑन नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1 and 2 फॉर 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक। 45 आवर्स पर वीक में 40 आवर्स जो मशीन का काम हुआ है उस बेसिस पे ये रेट निकाले गए हैं, ये बता रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक, हर हफ्ते जब क्लोज होता है अकाउंट, द फैक्ट्री लिवाइज ए सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक। बोल रहा है कि हर हफ्ते, हर वीक, ठीक है, द फैक्ट्री जो लिवाइज मतलब अप्लाई करता है, चार्ज करता है एक सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड। ओवरहेड को रिकवर करने के लिए एक सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट जो है वो अप्लाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक। उस वीक में एक्चुअली कितने टाइम काम हुए उस बेसिस पे। ड्यूरिंग द वीक एंडिंग 21 अगस्त, 21 अगस्त जब वीक खत्म होने आया, द टोटल लेबर आवर्स वर्कड वाज 2400 एंड मशीन नंबर एंड 2 machine number 1 and 2 had worked for 30 hours and 32.5 hours respectively। मतलब क्या बोल रहा है, देखो इन्होंने जो ये 8 निकाला है उसको कौन से बेसिस पे निकाला है, 3000 पर वीक बेसिस पे, 3000 मैन आवर पर वीक बेसिस पे, लेकिन एक्चुअली 2400 मैन आवर्स वीक बेसिस पे काम हुआ, और ये बजटेड था। और बजटेड 45 वीक के अंदर 40 आवर्स मशीन 1 और 2 काम करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में काम किया है 30 आवर्स मशीन 1, 32.5 आवर्स जो है मशीन 2। तो इसका मतलब ओवर और अंडर रिकवरी हुआ होगा, और उसी बेसिस पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री रेट। अच्छा, अब करके क्या करना है, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द जॉब फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स ड्यू लिवाइंग सप्लीमेंट्री रेट। बोल रहा है कि इसका कॉस्ट शीट बना के दो, मतलब जो है इसका टोटल कॉस्ट निकाल के बताओ, और कैसे निकालना है, सप्लीमेंट्री रेट को चार्ज करने के बाद, ठीक है, चार्ज करने के बाद निकाल के दिखाना है। तो कॉस्ट शीट बेसिकली बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, देखो धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे होगा, हम बताते हैं। कॉस्ट शीट का मतलब इतना तो समझ में आता है कि हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करके देना है, और अगर प्रॉफिट रहता तो हम लोग सेलिंग प्राइस भी निकाल पाते। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखेंगे, किस चीज का कॉस्ट शीट बना रहे, तो वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर सकते हो। फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स, जॉब नंबर नहीं पता, जॉब नंबर पता होता तो लिख देते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब कब ये टास्क इन्होंने शुरू किया, ये सब प्रेजेंटेशन है। अगर नहीं याद रहता है नहीं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना लिखने से भी होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब ये वाला काम जो है इन्होंने शुरू किया, 21 अगस्त को खत्म हो गया है। अब ये देखो 1 वीक का डेटा है ना, क्योंकि वीकली जो है क्लोज किया जाता है। अगर 21 अगस्त को क्लोज हुआ है तो ओपन 16 को हुआ होगा, क्योंकि 16 से 7 डेज, देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये जो है 7 डेज होता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, 6 डेज होता है। अच्छा, एक सेकंड देख लेते हैं, 7 डेज होना चाहिए। 21 अगस्त को जो है क्लोज होने वाला है, तो ये तो 15 अगस्त होना चाहिए, देख लेते हैं हम। वीक एंडिंग 21 अगस्त का पहला वीक कब खत्म होगा, 1 तारीख से लेके 7 तारीख, फिर 7 से लेके 15, फिर 15 से लेके 21 तब होगा, ठीक है। 15 से लेके 21, ये तो 21 को ही कंप्लीट हुआ है, ऐसा ही बोल रहा है वीक एंडिंग।
अच्छा, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द जॉब फॉर द वीक एंडिंग 21 अगस्त। अच्छा, जो वीक 21 अगस्त को कंप्लीट हो रहा है उस बार का है, ठीक है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट यहाँ पर हो जाएगा 15 अगस्त, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। वैसे 21 को ही बोल रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉस्ट शीट फॉर द वीक एंडिंग अगस्त 21, ठीक है। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं। इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ऊपर का ये लिख दो, ठीक है। इसको इतना कैलकुलेट करना कोई नेसेसरी नहीं है, इसको ऊपर कर देते हैं, जरूरी नहीं ये लिखना। सिर्फ कॉस्ट शीट लिखने से ही चलेगा, किस चीज का कॉस्ट शीट बना रहे वो लिखने से ही चलेगा। किस चीज का कॉस्ट शीट बना रहे हो वो लिखने से काफी है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट शीट फॉर द वीक एंडिंग ऑन 21 अगस्त। 21 अगस्त को जो वीकेंड हो रहा है उसका कॉस्ट शीट बना रहे, चलो बस इतना काफी है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मेटेरियल ब्रैकेट में ऑल आइटम्स, ऐसे दिया हुआ है सारे मेटेरियल आइटम 780। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर मैनुअल 20 आवर्स 15 पर आवर, मैनुअल 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 15 पर आवर 300। अच्छा, ये टोटल करने से आ जाएगा हम लोग का प्राइम कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 1080, ठीक है। ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे मशीन फैसिलिटीज, मशीन फैसिलिटीज ये कितना है, मशीन फैसिलिटीज है मशीन नंबर 1, इसमें लिखना पड़ेगा मशीन नंबर 1 4 hours at the rate of 45 180। मशीन नंबर 2 6 hours at the rate of 65 390। ये सब दिया हुआ है देखो, टोटल करने से 570 और ये पूरा टोटल करने से 1650, ये आ गया 1650, ठीक है। ये टोटल। फिर यहाँ पर लिखेंगे ओवरहेड एट द रेट ऑफ 8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। कितना है 160, टोटल लगाएंगे 1810, ठीक है। टोटल कॉस्ट। अब इसमें हमें क्या लगाना है, सप्लीमेंट्री रेट जो भी आएगा वो हमें एड ऑन करना है। वही बोला था देखो, यहाँ पर पहले क्या बोला था, ओवरहेड रिकवरी रेट यहाँ बताया गया था कि कौन से बेसिस पे लगाया गया है, एक्चुअली कौन से बेसिस पे हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताया था आफ्टर क्लोज ऑफ ईच वीक, मतलब जैसे 21 अगस्त जो है एक वीक का एंड है, जब एंड हो गया द फैक्ट्री लीवाइज, उसके बाद फैक्ट्री क्या लगाएगा, एक सप्लीमेंट्री, ये सब तो रहेगा ही, सप्लीमेंट्री रेट लगाएगा फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क। मतलब ये तो देखो ये प्री डिटरमाइंड बेसिस पे लग गया, अब एक्चुअली जितना हुआ है उसमें जितना कम बेसिस होगा उस बेसिस पे से एडजस्ट कर देगा, ठीक है। ड्यूरिंग द वीक एंडिंग, अब यहाँ बताया है कि टोटल लेबर कितना एक्चुअली काम हुआ है और मशीन जो है वो एक्चुअली कितने कितने आवर्स वर्क किया है, दोनों मशीन के लिए बता रखा है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बेसिकली सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे उसे, तो यहाँ पर लिख देते हैं सप्लीमेंट्री रेट, ठीक है। सप्लीमेंट्री रेट ये पूरा जगह रख देते हैं, इससे हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगा। हम पीछे वर्किंग नोट करके बता देते हैं कि सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर पहले बताया था बेसिस क्या था, ये देखो 3000 मैन आवर्स बेसिस पे 8 रुपीज का कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, 3000 मैन आवर्स बेसिस पे 8 रुपीज का कैलकुलेशन हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखना पड़ेगा। ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पर बता दिया है, 3000 मैन आवर्स बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, मैन आवर्स। ठीक है, मैन आवर्स बेसिस पे, और रेट कितना आया है 8, इसको चाहो तो मैन आवर्स लिख दो। ठीक है, और बजटेड ओवरहेड कितना रहा होगा, तब बजटेड ओवरहेड वो निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया 3000। तो बजटेड ओवरहेड हो जाएगा 3000 इंटू 8, यानी कि 24,000। ये किस में आंसर आया, रुपीज में आया। ठीक है, ये क्या था, ये था मैन आवर। ठीक है, और ये क्या था, ₹8 पर आवर। तो अगर ₹8 पर आवर के साथ मैन आवर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 24,000 रुपीज। ठीक है, ये है 3000 आवर्स और ये है ₹8 पर आवर, तो आवर आवर कैंसिल, बचा क्या, 24,000 रुपीज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 24,000। और मशीन्स का देखो, मशीन्स का बताया था कि मशीन का जो कैलकुलेट हुआ है 45 और 65, वो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है, वो हुआ है मशीन आवर बेसिस पे, जो कि 45 आवर्स पर वीक में 40 आवर्स लिया गया था, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं। मशीन ओवरहेड, ठीक है, जैसे बजटेड ओवरहेड आया वैसे ही बजटेड मशीन ओवरहेड आ जाएगा हम, और ये डिवाइड करके नहीं लिख रहे हैं, बात तो वही होगा ना। यहाँ पर हो जाएगा ओवरहेड रेट, और यहाँ पर हो जाएगा बजटेड ओवरहेड, और यहाँ पर हो जाएगा मैन आवर्स की जगह मशीन आवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दे दिया है रेट, तो दे दिया है रेट कितना है, मशीन नंबर 1 का रेट है ये रहा 45, तो 45 इंटू कितना करेंगे 40 आवर्स। ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा, बजटेड मशीन ओवरहेड फॉर मशीन 1। ठीक है, और बजटेड मशीन ओवरहेड फॉर मशीन 2, ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हम लोग का 40 आवर्स तो होगा ही, और 45 की जगह यहाँ पर 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने से हो जाएगा 1800, और ये हो जाएगा 1800 रुपीज, और ये हो जाएगा हम लोग का 65 इंटू 40, देखते हैं कितना होता है। ये हो गया 2600 रुपीज, 2600 सेम इसी प्रोसेस से निकला। ये देखो, जैसे यहाँ ओवरहेड रेट था, हम लिख के दिखा देते हैं ओवरहेड रेट। इस बार कैसे लिखना पड़ेगा, अगर तुम लोग चाहो तो ये लिख लो, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर। ठीक है, तो ओवरहेड रेट 45 और मशीन आवर कितना है, मशीन आवर है हम लोगों का 40 आवर्स। ठीक है, और ये बजटेड ओवरहेड, तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल दिया, तुम लोग इस चीज को लिख लो अगर लिखना है तो ये हम लोग का बजटेड जो है ओवरहेड का रेट जो है निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग निकालेंगे सप्लीमेंट्री रेट। वो निकलता है कैसे, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बेसिस पे। देखो सप्लीमेंट्री रेट हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था, सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलता है, जितना अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं। 3000 बजटेड आवर्स था, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में 2400 आवर्स जो है काम हुआ। ठीक है, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं एब्सॉर्ब ओवरहेड, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड तो ये है 3000 इंटू 8। नहीं, एब्सॉर्ब्ड मतलब कितना हम लोगों ने चार्ज किया होगा, 8 के बेसिस पे 2400 का किया होगा, तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना हो जाएगा, 19,200, 2400 इंटू 8, 19,400। और एक्चुअल ओवरहेड कितना होना चाहिए, एक्चुअली ओवरहेड होना चाहिए, अच्छा वही तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल कितना होना चाहिए। हमें तो ये बजटेड ही दे रखा है, तो हम लोग देखो हमें ना रेट अलग अलग नहीं दे रखा है, तो हमें आवर्स बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड हम लोग का इतना होना चाहिए, बट एक्चुअली कितना कर दिया है, ये होना चाहिए एक्चुअली। और एक सेकेंड, थोड़ा सा
यहाँ पर ये तो 8 पर आवर 20 मैनुअल आवर बोला है, 8 हम लोगों ने ये बजटेड है, लेकिन एक्चुअली काम हुआ है 3400। तो ओवर है कि अंडर रिकवरी? ये देखो रेट तो अलग अलग नहीं बताया, तो हम लोग ना आवर बेसिस पे निकालेंगे ना। ये देखो ऐसे लिखेंगे तो लिखने में दिक्कत होगा, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देखो अनएब्सॉर्ब्ड हुआ है कितना, ये देखो अनएब्सॉर्ब कैसे पता चला अनएब्सॉर्ब, हम बताते हैं। देखो 3000 आवर्स हम लोगों को लगा था काम होगा, लेकिन हुआ 2400 आवर्स। मतलब हम लोग जो भी रेट लगाए हैं जो है 600 पे हमारा क्या हो गया होगा। मतलब ये डिफरेंस कितना आ रहा है 600 का। ये बजटेड आवर्स है, ये एक्चुअल आवर्स है, ठीक है। तो बजटेड 3000 आवर्स सोचा गया था, जबकि 2400 आवर्स जो है एक्चुअली काम हुआ है 1 वीक में, ठीक है। और इस पे रेट लगेगा, ये देखो रेट कितना करके लगेगा 8 रुपीज करके। तो 8 रुपीज अगर लगाते हैं कितना आता है 3000 माइनस 2400 इंटू 8, तो ये निकल के आ गया 4800 आवर्स, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। क्यों बोलेंगे? अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं। ये देखो 3000 इंटू 8 ऐसा हम लोगों ने सोचा था, तभी तो हम लोग का बजटेड ओवरहेड इतना आया था प्रीवियसली। लेकिन करेंटली हम लोगों ने कैसे अब्सॉर्ब करवाया होगा? करेंटली ये करेंट आवर यूज्ड और इस पे उसका रेट ऐसे करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का। मतलब हम ठीक ही कर रहे थे, वैसे करने से भी हो जाता। ये रहा देखो 19200, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। देखो आंसर आ जाएगा हम लोग का 4800। ये वाला भी लिख लो, क्योंकि मैंने तो ऐसे करके तुम लोग को सिखाया ना हम लोग कैसे निकालेंगे। ये देखो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ये कर लो या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। एब्सॉर्ब्ड जो है और बजटेड, बजटेड तो ये देखो 3000 इंटू 8 ये था। और एब्सॉर्ब कितना करवाया होगा एक्चुअल आवर्स इंटू जो रेट पहले से डिसाइडेड है, यानी कि हम लोग का ये हो जा रहा है 19200 आई थिंक। हाँ 19200, और ये डिफरेंस आ जाएगा 4800। ये रुपीस होगा, सॉरी आवर्स लिख दिया है मैंने, ये रुपीस होगा, ठीक है। इतना हम लोग का क्या है, हम लोगों ने इतना बजटेड ये है, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने एब्सॉर्ब इतना करवाया है, बजटेड ये था। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनएब्सॉर्ब। ये हो गया मशीन बेसिस पे, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री रेट भी निकाल लेते हैं, तो सप्लीमेंट्री रेट आ जाएगा, सप्लीमेंट्री रेट कैसे आता है? जितना ओवर या अंडर एब्सॉर्ब है, ये देखो टोटल अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। तो ये हो गया 4800 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। अब यूनिट देखते हैं कितना प्रोडक्शन है। अब ये तो यूनिट हम लोग का यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, तो मुझे आवर्स से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितना से डिवाइड करेंगे 2400 आवर्स। कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है ये तो हमें नहीं बताया ना, तो ये देखो 4800 डिवाइडेड बाई 2400, तो ये आ गया ₹2 पर आवर, ठीक है। तो इतना करके हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री रेट हम लोगों ने निकाल लिया कि कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, ठीक है 4000। अगर हम लोग देखो क्या हुआ, अगर हम लोगों ने इस बेसिस पे चार्ज किया ना, अगर हम लोग 8 बेसिस पे चार्ज करते 19200 चार्ज कर रहे, कम कर रहे, करना कितना चाहिए 4800। कितने आवर्स के लिए करना चाहिए 2400 आवर्स के लिए, तो पर आवर पे 2 रुपीज करके एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो पर आवर पे 2 रुपीज करके हम लोगों ने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का एक सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट हो गया। और अब मशीन का सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंसेस को हमें सही करना पड़ेगा। तो फॉर मशीन वन, यहाँ पर लिखते हैं अनएब्सॉर्ब ओवरहेड कितना हो रहा है। देखो अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कितना हो रहा है। मशीन एक्चुअली चलेगा सोचा गया था 40 आवर्स, बट चला 30 आवर्स, तो 10 आवर्स कम चला है ना। तो ये रहा 40 माइनस 30 आवर्स, ठीक है। जितने आवर्स कम चले इनटू जो रेट है, यानी कि 45, ठीक है। ये 45 यानी 10 इंटू 45 450 रुपीज हो जाएगा। अब इसको फिर से समझाते हैं। देखो ये अनएब्सॉर्ब्ड क्यों हुआ, क्योंकि 40 इंटू 45 ये तो हम लोगों ने किया हुआ ही था। ये देखो 40 इंटू 45 ये तो हम लोगों ने किया हुआ ही था ना, कि ये देखो 40 आवर्स जो है 40 आवर्स बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो 40 इंटू 45 करने से कितना आएगा
ये देखो 40 इंटू 45 करने से 1800, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। 1800 हम लोग का बजटेड ओवरहेड हो रहा है, ठीक है, 1800 बजटेड ओवरहेड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली होना कितना चाहिए, 30 आवर्स बेसिस पे होना चाहिए। अगर हम लोग रेट अपना यही रख रहे हैं तो 30 आवर्स पे हुआ है, तो 30 आवर्स पे अगर 45 हुआ मतलब 1350, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने कम चार्ज किया, कितना, इसीलिए मैंने लिखा है देखो अंडर एब्जॉर्ब, कितना कम चार्ज किया 450। अब इसको मुझे चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए मुझे सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा, 450 को मुझे प्रोडक्शन में ऐड करना पड़ेगा। अब ये कितने आवर्स के लिए, ये हम लोग का हो जाएगा 30 आवर्स में, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये पैसा जो चार्ज नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है, उसे हमें चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो 30 आवर बेसिस पे चार्ज किया है, तो इसे हमें कैसे चार्ज करना पड़ेगा, पर आवर बेसिस पे हम लोग देख लेंगे, 30 आवर्स बेसिस पे चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना पर आवर चार्ज करना पड़ेगा, वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सप्लीमेंट्री रेट, कैसे निकलेगा, 450 हम लोग का अनएब्सॉर्ब्ड है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 30 आवर्स बेसिस पे, तो ये हो जाएगा ₹15 पर आवर, ठीक है। और मशीन 2 का भी निकालेंगे सेम तरीके से, ये देखो फॉर मशीन 2, ठीक है, फॉर मशीन 2 इसका भी निकालेंगे। मशीन 2 का देखो यहाँ पर 40 आवर्स इसका भी होना चाहिए, ठीक है, 40 आवर्स जो है हम लोगों ने बजट के हिसाब से सोचा था कि 40 आवर्स मशीन 2 चलेगा, लेकिन एक्चुअली में दिखा 32.5 आवर्स चला। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या किया होगा, देखते हैं कितना कम या ज्यादा कर दिया, 65 करके रेट है, इंटू 65 चेक करेंगे कितना आ रहा है, और ये क्या आ जाएगा, ये भी अनएब्सॉर्ब्ड आ जाएगा, ठीक है। 40 आवर्स सोचे थे लेकिन 32.5 हुआ, तो 7.5 आवर्स कम इंटू 65, तो ये हो गया 487.5, और इसका भी हम लोग निकाल लेंगे सप्लीमेंट्री रेट। अब इस खर्चे को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 32.5 आवर्स बेसिस पे, तो ये हो गया ₹15 पर आवर, ठीक है, ₹15 पर आवर, ये हम लोग का सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या पड़ेगा, ये सप्लीमेंट्री रेट को ऐड ऑन करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट किए हैं उसे ऐड कर देते हैं यहाँ पर जो मैंने जगह रखा है। तो सप्लीमेंट्री रेट ओवरहेड देखो कितना है, हमें ओवरहेड कौन सा 20 मैनुअल आवर्स इस पे लगाना है, 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 2, ठीक है। तो 2 बेसिस पे ये वाला 2 मतलब ये वाला सप्लीमेंट्री रेट का बात हो रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2 दे देंगे मशीन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, तो ये हो गया 40 रुपीज, और मशीन का वर्किंग नोट नंबर 2 से मशीन 1 का मशीन 2 का, मशीन 1 का कितना टाइम चल रहा है, ये देखो 4 और 6, 4 और 6, और इस पे और कितना एट द रेट ऑफ कितना करके ऐड होना चाहिए, तो एक आया लास्ट वाला 15 यहाँ पर दिख रहा है, और ये भी शायद 15 ही आया था, हाँ दोनों ही 15 15 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और 90, टोटल करते हैं 190, ठीक है, ये टोटल 190, और इसके साथ पूरा टोटल कर देते हैं 1810 प्लस 190, 2000, ठीक है। 2000 हम लोग का कॉस्ट होना चाहिए, मतलब हम लोग कॉस्ट को गलत कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, कॉस्ट हम लोग का गलत कैलकुलेट हो रहा था क्योंकि एक्सपेंस सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है, ये देखो सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस, ताकि हम लोग पूरे ओवरहेड एक्सपेंसेस को कवर कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क बेसिस पे ही हमें रिकवरी करना है। इसीलिए मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर पहले निकाला कि हम लोग का बजटेड ओवरहेड कितना है, ठीक है, सारे बेसिस पे निकाला, मतलब जो हम लोगों का बजटेड ओवरहेड हम लोगों ने दो तरह से निकाला, ठीक है, हमारा दो ओवरहेड एप्लीकेबल था यहाँ पर, एक था मशीन और एक था नॉर्मल ओवरहेड। तो बजटेड ओवरहेड हम लोगों ने निकाला, जो डेटा गिवन था कि ये 3000 बेसिस पे मैन आवर बेसिस पे हुआ है,
8 का जो कैलकुलेशन आया है, तो हम लोगों ने बजटेड ओवरहेड निकाला। मशीन जो है 45 वीक में काम करता है, 45 वीक आवर्स, उसमें से 40 आवर्स काम किया, उस बेसिस पे ये रेट निकाला गया है। इसका मतलब बजटेड ओवरहेड फॉर मशीन्स 1-2 एंड बजटेड ओवरहेड फॉर मैनुअल आवर्स वर्क, ये इतना निकल गया। अब हम लोगों ने एक्चुअली देखा कि मैनुअली हम लोगों ने 3000 की जगह 2400 आवर्स काम किया है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमें रेट निकालना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब हम लोग का कितना हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अंडर एब्जॉर्प्शन कितना निकल के आया, 4800, ठीक है, 4800। अब 4800 को हमें कैसे रिकवर करना है, यहाँ पर बता दिया है, देखो उसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क। तो इसीलिए देखो एक्चुअल आवर्स वर्क 2400 बेसिस पे हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रेट निकाल लिया। लेकिन उसके पहले तो निकालना पड़ेगा अंडर एब्जॉर्ब्ड है कि ओवर। तो सिंपल सा बात है, देखो 3000 आवर सोचा था काम होगा, लेकिन हुआ है 2400, तो अनएब्सॉर्ब तो होगा ही, क्योंकि हम लोगों ने कम टाइम काम किया है, इनटू 8 करके कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हो गया 2 सप्लीमेंट्री, मतलब और भी ये 10 होने से बेटर होता, बात ये है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम लोगों ने चेक किया, 40 आवर्स जो है मशीन काम करने चाहिए थे, लेकिन मशीन 130 और मशीन 2 32.5। तो इसका मतलब इस पे जो है रेट कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो अनएब्सॉर्ब जो निकल के आया, जितना अनएब्सॉर्ब अमाउंट है डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क से डिवाइड कर दिया। सप्लीमेंट्री रेट को एक्चुअल आवर्स वर्क से डिवाइड करना है, इसीलिए मैंने भी एक्चुअल आवर्स वर्क से ही डिवाइड किया है, क्योंकि ये मैंने डिवाइड इससे इसीलिए किया है बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन के बेसिस पे। अच्छा, और ये देखो ये यहाँ पर दे दिया है, टोटल लेबर आवर्स वर्क वाज इतना, मशीन का इतना इतना बोला है बस। तो हम लोगों ने सारे में देखा कि अनएब्सॉर्ब्ड है, ठीक है, कितना अनएब्सॉर्ब्ड है वो निकाल लिया, निकालने के बाद सप्लीमेंट्री रेट के साथ इसे कैलकुलेट कर दिया, कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन में भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये आसान है। यहाँ पर बोला है एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर से सिंगल प्रोडक्ट एंड एब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड एज प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 10 पर मशीन आवर। तो बोल रहा है सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और ओवरहेड रेट यूज करता है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट 10 पर मशीन आवर बेसिस पे। एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज बीन फाउंड दैट एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकट 6 लाख। तो ये देखा गया कि एक्चुअल ओवरहेड है 6 लाख, इट इंक्लूड्स 45,000 ऑन अकाउंट ऑफ ऑन अकाउंट्स रिटर्न ऑफ ऑब्सोलेट स्टोर। अब बोल रहा है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। इसमें इंक्लूड कर रखा है इन्होंने 45,000 जो है ऑब्सोलेट स्टोर का वैल्यू, वो लेस कर देंगे। 30,000 वेजेस पेड फॉर स्ट्राइक अंडर एंड अवार्ड, ये भी हमें क्या कर देना है, लेस कर देना है। अच्छा, ये शायद हम लोगों ने कर लिया था क्या, नहीं ये तो नहीं किया था शायद, एक मिनट देखते हैं। नहीं किया था, 11th वाला कर रहे, चलो ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन एक हम लोग का था। तो सबसे पहले तो हमें एक्चुअल ओवरहेड निकाल लेना चाहिए, जिसमें ये जो इंक्लूड है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक वाला खर्चा भी नहीं आना चाहिए, और जो वेजेस पेड हुआ है और जो ऑब्सोलेट स्टोर का जो डेटा है वो भी नहीं आना चाहिए। तो इससे हम लोग पहले निकाल लेंगे हम लोग का टोटल जो है ओवरहेड एक्चुअली जितना होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, देखो पहले लिख लेते हैं जितना पड़ा उसके बेसिस पे। यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड। एक्चुअली इनकर्ड कितना हुआ है, यहाँ पर बोला है 6 लाख, ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, चलो ऐसे लिखते हैं 6 लाख, लेस कर देंगे राइट ऑफ ऑब्सोलेट स्टोर्स का खर्चा 45,000, वेजेस पेड फॉर स्ट्राइक पीरियड, वेजेस पेड फॉर स्ट्राइक पीरियड 30,000। तो ये लेस हो जाएगा, दोनों टोटल करते हैं 75,000 लेस होगा। 75,000 लेस होने से आ रहा है 5,25,000, ये हो जाएगा नेट प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड। इससे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का
बजटेड है वो कितना था। तो यहाँ पर प्रोडक्शन डेटा दे दिया है 20,000 फिनिश गुड्स, WIP 8,000, 50% कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। सेल्स में फिनिश गुड्स दिया है, द एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क ड्यूरिंग द ईयर ये रहा 48,000 आवर्स एक्चुअली काम हुआ है। इसका हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आएगा, एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, 48,000 आवर्स एक्चुअली काम हुआ है इनटू प्री डिटरमाइंड रेट, इनटू प्री डिटरमाइंड रेट। और प्री डिटरमाइंड रेट कितना है ये देखना पड़ेगा, ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा कितना होगा, कहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा 6 लाख। अच्छा, ये प्री डिटरमाइंड रेट तो हमारा ऐसा निकल जाएगा, ये हो गया हम लोग का 5,25,000, ये नेट करके आया, कहीं ना कहीं तो दिया हुआ रहेगा, दिया तो होना चाहिए 48,000। और इसके बाद बोला है इट हैज बीन फाउंड दैट 1/3 ऑफ द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड वाज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड द रेस्ट वाज एट्रीब्यूटेबल टू नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट। ठीक है, इसके आगे क्या बताया है, 30,000 ऑब्सोलेट स्टोर स्ट्राइक पीरियड, ये रहा। देना तो चाहिए ना, ये देखो 10 प्री डिटरमाइंड रेट दे रखा था ना 10, तो 10 के बेसिस पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये हो गया 4,80,000। ठीक है, तो 5,25,000 एक्चुअली में हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जब एब्जॉर्ब करवाया है प्री डिटरमाइंड रेट पे तो एक्चुअली इतने टाइम पे 10 करके करवा दिया, तो हम लोगों ने कम करवा दिया। तो ये 45,000 का डिफरेंस आ रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन, कम एब्जॉर्ब करवाया, अंडर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे इसे। ठीक है, 45,000, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली ये खर्चा हुआ, हम लोगों ने एक्चुअल इतने आवर्स को प्री डिटरमाइंड रेट बेसिस पे कैलकुलेट किया, तो हम लोगों का ये 45,000 निकल के आया अंडर एब्जॉर्प्शन, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, हम लोग को बता भी दिया है कि अंडर एब्जॉर्प्शन का रीजन क्या है। ठीक है, बोल रहा है कि 1/3 ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड रेस्ट एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज नॉर्मल कॉस्ट। तो ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन भी देखा था कि नॉर्मल और एबनॉर्मल रीजन ये दोनों पे बेस्ड होता है। ठीक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल रीजन ये दोनों पे बेस्ड होता है। तो नॉर्मल रीजन के हिसाब से क्या होगा, एबनॉर्मल रीजन के हिसाब से क्या होगा, ये हमें जैसे मैंने सीखा है वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नॉर्मल रीजन से होगा, कहाँ चला गया, ये रहा मेरा लास्ट दिन का जैम बोर्ड, देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया था, ये देखो नॉर्मल रीजन से होगा तो हम लोग कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, एबनॉर्मल रीजन से होगा तो हम लोग कॉस्टिंग पीएल में इसे चार्ज कर देंगे। ठीक है, कॉस्टिंग पीएल में हम लोग इसे चार्ज कर देंगे। अच्छा, अब देखो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इसका 45,000 का 1/3 बोला है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसको लिखवा देते हैं, देखो कैसे होगा। इट इज गिवन दैट 20,000 यूनिट, ये देखो 20,000 यूनिट फिनिश गुड्स है, 20,000 यूनिट्स वेयर कंप्लीटली फिनिश्ड, बता दिया है क्वेश्चन में, कंप्लीटली फिनिश्ड एंड 8,000, ये देखो 8,000 यूनिट के बारे में क्या बताया है, WIP में है 50% कंप्लीट है, 8,000 यूनिट वेयर 50% कंप्लीट and 1/3 of under absorbed overhead due to lack of production planning and rest, और बाकी रेस्ट वेयर एट्रीब्यूटेबल, ऐसे लिख देते, रेस्ट वेयर एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट को इंक्रीज करने के लिए बाकी मतलब हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, तो 1/3 को यहाँ पर देखो, 1/3 को कैसे चार्ज होगा, तो ये पीएल में चला जाएगा, तो इसका 2 पॉइंट में आंसर कर देते हैं। 45,000 का 1/3 यानी कि 15,000 जो है वेयर
ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। ये कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर नहीं, इसको बोलो डेबिटेड टू, डेबिटेड टू। ठीक है, ये यहाँ ऊपर रीजन लिख दिया है। डेबिटेड क्यों होगा? क्योंकि बोला है कि लैक ऑफ प्लानिंग के लिए है, तो 1/3 जो है डेबिट हो जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, और बैलेंस यानी 45,000 का 2/3, ठीक है, या फिर माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 30,000। बैलेंस 30,000 जो है इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हम लोग चार्ज करेंगे यहाँ पर, चार्ज टू फिनिश्ड गुड्स WIP एंड, ये देखो लिखवाया था ना कहाँ कहाँ चार्ज होता है, फिनिश्ड गुड्स WIP, ये रहा फिनिश यूनिट सोल्ड फिनिश्ड गुड्स WIP। अच्छा, तो और सोल्ड यूनिट पे, ठीक है, बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रेट निकाल लेंगे, तो यहाँ पर निकालते हैं सप्लीमेंट्री रेट 30,000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट में कितना जाएगा, फिनिश गुड्स का 20,000 और ये जो है 18,000 सेल हुआ है, मतलब जितना फिनिश गुड्स है उसी से तो सेल हुआ है, तो हमें 3 यूनिट का डिटेल्स लिखना चाहिए। एक है सोल्ड यूनिट, लिख देते हैं 18,000। अब 20 में से 18 अगर सेल हो गया है तो बचा है कितना, 2,000, जो कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा, और बाकी है यहाँ पर हम लोगों का WIP। तो WIP जो है यहाँ पर 50% कंप्लीट बोला है, तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट लेना पड़ता है। ठीक है, तो 80,000 WIP में है, लेकिन 80,000 का अगर आधा कर देते हैं 50%, वो है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। मैंने लैंग्वेज लिखवाया था, इक्विवेलेंट यूनिट लेना पड़ता है। मतलब इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लो कि एक दो ऐसे स्टॉक है जो कि हाफ फिनिश्ड है, ठीक है, दो हाफ स्टॉक फिनिश्ड है, मतलब ये जिस कंडीशन में है, जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में एक पूरा फिनिश गुड्स बन जाएगा, इसे बोला जाता है इक्विवेलेंट यूनिट, जो तुम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो ये 8,000 का 50% यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये इक्विवेलेंट नहीं है, इसे हमें इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। मतलब 8,000 इनकम्प्लीट इन द सेंस कि 4,000 कंप्लीट, क्योंकि ये इक्विवेलेंट करके नहीं दिया है, बोल रहे 50% कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब 8,000 इनकम्प्लीट यूनिट जो है 4,000 कंप्लीट यूनिट के बराबर है, इसका मतलब होता है। तो इसीलिए इक्विवेलेंट यूनिट, बाकी क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था क्योंकि वो इक्विवेलेंट यूनिट ही हमें बता दिया था। तो 18,000 प्लस 2,000 और ये हो जाएगा 4,000, तो 24,000। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 24,000, तो ये आंसर आ रहा है 1.25 रुपीज, 1.25। अब इसे हमें चार्ज करके देना है यहाँ पर, तो चार्ज करके देते हैं। ऐसे लिखने से भी होगा, ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसे करके लिखने से भी होगा। यहाँ पर लिखते हैं चार्ज टू WIP, ये ऐसे लिखने से होगा चार्ज टू WIP, दैट इज WIP कंट्रोल कंट्रोल अकाउंट, ऐसे लिखने से होगा। फिर चार्ज टू फिनिश्ड गुड्स, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल। ठीक है, चार्ज टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट इज फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और चार्ज टू सोल्ड यूनिट, दैट इज, ये दैट इज होगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना कितना चार्ज होगा, रेट इनटू यूनिट। ठीक है, तो WIP का 4,000, फिनिश गुड्स का 2,000 और ये 18,000 इंटू 1.25, इंटू 4,000, 5,000 रुपीज, 3,000, 2,000 इंटू 1
0.25 2500 18,000 into 1.25 22,500 टोटल कर लेते 22,500 2500 5,000 30,000 ठीक है 30,000 जो है चार्ज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो देखो ये आसान था, ये हम लोगों ने लास्ट दिन जिस पे ज्यादा प्रैक्टिस किया था वही वाला पॉइंट ही यहाँ पर आ गया कि हम ये क्वेश्चन में हम एक बार फिर से बता देते हैं क्या क्या बोला था इस क्वेश्चन में। हम लोगों को यहाँ पर जो है एक ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड बताया था, लेकिन जिसमें कुछ ऐसे खर्चे इंक्लूडेड थे जो रिलेटेड नहीं है कि ओवरहेड के लिए, क्योंकि एक बोला था ऑब्सोलेट स्टोर, तो ये तो कोई रेगुलर खर्चा नहीं है। ओवरहेड का मतलब क्या, जो डे टू डे का है, ये तो कभी कभार होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी तुम लोग को दिया था कि जैसे आग लग गया गोडाउन में, तो क्या वो खर्चा आता है, उससे हम लोग अपना प्रॉफिट या खर्चा डिफाइन करते नहीं, वो हमेशा नहीं होता है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिल गया, कोई लॉटरी जीत गए, तो ये सब जो है एबनॉर्मल इनकम एक्सपेंसेस नहीं आता है। वैसे ही ओवरहेड जब कैलकुलेट करेंगे तो एबनॉर्मल तरीके से जो होता है, जो बिजनेस का डे टू डे का पार्ट नहीं है, वो नहीं आना चाहिए। तो स्ट्राइक के लिए वेजेस, ये हमेशा नहीं होता, ये वेजेस का खर्चा हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभार। तो ये सारे खर्चे को लेस करके हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली में हम लोग का कितना है, और हम लोगों ने जो प्री डिटरमाइंड 10 रुपीज करके चार्ज किया होगा एक्चुअल पे, वो इतना निकल के आया। तो हम लोगों ने जो है चार्ज करना चाहिए था 5,25,000 कर रखा है, 4,80,000 कम चार्ज किया है। तो जितना कम चार्ज किया है उसका रीजन दो बताया है, एबनॉर्मल रीजन में 1/3 और नॉर्मल रीजन 2/3। नॉर्मल से कॉस्ट को इंक्रीज करना है जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री रेट से करेंगे, और एबनॉर्मल जो है वो कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। सप्लीमेंट्री रेट जो है निकाला जाता है यूनिट्स, जो है 3 तरह के यूनिट से, कितने सोल्ड हो गए, कितने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, कितने डब्ल्यूआईपी है। तो डब्ल्यूआईपी का इक्विवेलेंट यूनिट हमेशा लेना चाहिए। ये देखो डब्ल्यूआईपी 8,000 है, लेकिन हम लोग को लेना पड़ेगा इक्विवेलेंट यूनिट। ये बोला है 50% कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, ये 8,000 डब्ल्यूआईपी में है, लेकिन ये कंप्लीटेड नहीं है, ये 50% कंप्लीट है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसे 4,000 कर देते हैं तो फुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 8,000 अगर 50% कंप्लीट है तो हम लोग बोल सकते हैं 4,000 पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ये दो यूनिट जो है ये आधा आधा कंप्लीट है। ठीक है, ये अगर आधा आधा कंप्लीट है, इसके जगह इसको मैंने आधा कंप्लीट किया, इसको आधा कंप्लीट किया, इसके जगह मैंने अगर ये आधा काम इस पे ही किया होता तो ये कंप्लीट हो जाता, मतलब दो आधा इनकम्प्लीट यानी एक कंप्लीट। ठीक है, वही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 8,000 को बना दिया है 4,000। और ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो ये सारे क्या है, टोटली मतलब रेडी गुड्स है। ठीक है, फिनिश गुड्स है, सारे के सारे फिनिश गुड्स है। कुछ फिनिश गुड्स सेल हो चुके हैं, कुछ क्लोजिंग स्टॉक में है, कुछ डब्ल्यूआईपी में है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर जो वैल्यू निकल के आया उसको हम लोगों ने चार्ज कर दिया। तो ये तो पहले दिन जैसा ही था, बल्कि 9th नंबर और 10th नंबर जो क्वेश्चन था, ऐसा हम लोगों ने पहले नहीं किया, इलाबोरेटिव वे का क्वेश्चन है तो इसीलिए मैंने करवा दिया। तो ये अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप हो तो ऐसा आ सकता है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं, ओवरहेड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।